आदर्श विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रवि शर्मा। इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ये प्राचीन काल की है। ये सभ्यता हमें हमारे पूर्वजों के बारे में कि वो किस प्रकार से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, खान पान उनका कैसा था, उनके भवन कैसे थे, उनके नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। तो खोज के बारे में कहा जाता है कि बात है 1856 की। कब की है? 1856 की। 1856 में बर्टन बंधु दो भाई थे। कौन थे? बर्टन बंधु दो भाई थे जिन्होंने लाहौर से कराची रेल लाइन का निर्माण कर रहे थे। रेल लाइन का निर्माण चल रहा था, जिसके लिए उनको क्या हुआ? उनको ईंटों की आवश्यकता हुई। ईंटों की आवश्यकता होने की वजह से पास में ही एक टीला उनको दिखाई दिया और उस टीले में उनको ईंटें मिली, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? उस टीले की खुदाई का कार्य शुरू किया और ईंटों का इस्तेमाल प्रारंभ किया। तो बर्टन बंधुओं ने सबसे पहले इस टीले की खोज की, हम कह सकते हैं। लेकिन उस समय इतना उनको स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि हम जिस टीले को खोद रहे हैं, जिससे हम ईंटें प्राप्त कर रहे हैं, वो एक महान सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। बाद में 1861 में कनिंघम, एक सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक कौन था? तो था कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया कनिंघम को। इसने इस खोज को आगे जारी किया। इसको भी इतनी सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1904 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया। इन्होंने भी सिंधु घाटी के स्थलों के बारे में खोज की, लेकिन इस खोज का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला, वो परिणाम निकला 1921 में। कब निकला? 1921 में। 1921 में क्या हुआ? दयाराम साहनी, जो एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की। तो सवाल एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थल है जो है 1922 में खोजा गया और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल खोजा गया? मोहनजोदड़ो। सवाल यहां पर भी वही है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? ऐसा सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है 10वीं की परीक्षा में या 12वीं की परीक्षा में। तो आपको स्पष्ट उत्तर देना है कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब इसके बारे में ये सबसे पहले हम बात करें तो सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता को सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि पहले इसको क्या कहा जाता था? केवल सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही केवल इनके स्थलों की खोज हुई थी। तो प्रारंभिक पुरातत्व विभाग के निदेशक या पुरातत्व विभाग जो कर्मचारी थे, वो इसको नाम देते थे सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में एक नाम दिया गया सिंधु सरस्वती की सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता।
तो क्योंकि सिंधु के अलावा जब हमें सरस्वती नदी के किनारे भी हमें इसके अवशेष मिले थे, जिसकी वजह से इसे सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा गया। लेकिन बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले हमें कौन से स्थल की खोज मिली थी? हड़प्पा स्थल की खोज हमने की थी, जो एक महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी वजह से इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं: सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता, सिंधु की घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं। बाकी हम पहले इसको अलग अलग पुरातत्व विभाग तीनों नाम से, अलग अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब इनके स्थलों के बारे में हमने खोज की जब, तो इनके सबसे पहले इसका विस्तार कैसा था? विस्तार, सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का विस्तार कितना था? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो था 1400 और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। कितना था? सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का? तो 1400 वर्ग किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना था? तो 1600 किलोमीटर। ये सवाल आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। क्या नाम है? मांडा। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब। कौन से राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर। आपको 3 बातें याद रखनी है। सवाल पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है मांडा। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। दूसरा सवाल पूछा जाता है सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यूपी में। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। 2 सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। तीसरा सवाल पूछा जाता है दक्षिण में कौन सा स्थल है सर्वाधिक दक्षिण में? तो देमाबाद, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। तीसरा ये सवाल हो गया कि सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा खोजा गया? तो सबसे दक्षिणतम स्थल खोजा गया देमाबाद, और जो गोदावरी नदी के किनारे था, और वो महाराष्ट्र में है। अब सबसे पश्चिमी तो सूत के गेंडोर, दशमक नदी, बलूचिस्तान, तो ये देखिए इसका विस्तार हो चुका है। सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का विस्तार हम करते हैं तो वापस एक बार बता देता हूँ। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर, और पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, दक्षिणी देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र, और पश्चिमी सूत के गेंडोर दशमक नदी के किनारे बलूचिस्तान। ये आपको विस्तार महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। अब भारत में कुल स्थल खोजे गए 917। कितने खोजे गए? 917। 481 पाकिस्तान में और 2 स्थल खोजे गए अफगानिस्तान में। तो ये भी आपको हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण ज़्यादा है, यह विस्तार आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके नगर नियोजन की। किसकी?
नगर नियोजन। सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का नगर कैसा था। तो नगर कैसा था, इसमें नगर को दो भागों में बांटा गया था। एक तो दुर्ग टीला, एक सामान्य, जिसे हम नीचे का स्तर भी कह सकते हैं, इसे उच्च स्तर भी। दुर्ग टीले में विशेष वर्ग के लोग, या हम कह सकते हैं राजा, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। तो नगर को दो प्रमुख भागों में बांटा गया था। ऊंचा टीला या दुर्ग टीला जिसे हम कहते थे, जिसमें विशेष वर्ग के लोग या राजा रहते थे। दूसरा सामान्य या नीचे का स्तर, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। तो नगर को इसमें दो भागों में बांटा था। अब सड़कें कैसी थी? सड़कें अच्छी स्थिति में थी। 9 से 34 फीट की सड़कें होती थी। 9 फीट से लेकर 34 फीट की सड़कें होती थी। नालियाँ 1 से लेकर 2.2 फीट की होती थी। ईंटों का अनुपात 4:2:1। सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता में जो हमें ईंटें मिली है, उन ईंटों का अनुपात क्या था। कई बार परीक्षाओं में सवाल ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 4:2:1 के रूप में हमें ईंटें मिली है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? भवन हैं, जो उनके घर के जो मुख्य द्वार जो होते थे, वो मुख्य सड़क की ना और खुलकर गली के पीछे की ओर खुलते थे। जो भवन होते थे, वो उनके जो दरवाजे हैं, वो गली के मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर अंदर की ओर खुलते थे। दूसरी हम यहाँ बात करें तो नालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई प्रिय थे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। इसीलिए उन्होंने कच्ची व पक्की ईंटों की नालियों का निर्माण करवाया था। कई स्थलों से हमें कच्ची ईंटों की नालियाँ मिली है, कहीं पर लकड़ी की नालियाँ भी हमें मिली है। जैसे लकड़ी की पाइप नुमा, लकड़ी के तनों का खोखलापन जो होता था, उन तनों को वो सीधे नालियों के रूप में प्रयोग करते थे। तो कच्ची ईंटें या पक्की ईंटों की हमें नालियाँ मिली हैं, जो घर से निकलकर गली में और गली से निकलकर मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के बाहर तक जाती थी। इस प्रकार से नालियाँ महत्वपूर्ण थी, जो अपने घरों से निकलते हुए गली में, और जिस प्रकार से आज नालियाँ बनी हुई हैं, उसी प्रकार से कि घर के बाहर निकलते वक्त छोटी नालियाँ, और उसके बाद धीरे धीरे नालियों का बड़ा रूप हो जाता था, नाले बन जाते थे, और उन नालियों के माध्यम से गांव का कचरा जो है गांव से या नगर से बाहर चला जाता था। तो नालियाँ इस समय महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से नगर नियोजन के बारे में आपको ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें मिला है विशाल स्नानागार। एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी लंबाई 39 × 23 × 8 फीट। इस विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी थी? 39 × 23 × 8 फीट का ये विशाल स्नानागार हमें मिला है। इस विशाल स्नानागार में एक विशेषता थी कि इसके उत्तर और दक्षिण में क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो इस स्नानागार में उतरने के लिए काम आती थी। तो उत्तर और दक्षिण में ये पार्श्व रूप में ये सीढ़ियाँ में मिलती हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इसी के पास एक कुआं हमें मिला है, जो इसके लिए पानी का स्रोत होता था।
ऐसा हमें मिलता है कि स्नानागार में पानी कहाँ से आता था, इस पास में बने एक कुएं से स्नान करने के लिए इस स्नानागार में पानी आता था। अब इस स्नानागार का महत्वपूर्ण एक प्रयास ये भी था कि इसमें क्या होता था कि विशेष धार्मिक आयोजन, ज़्यादातर इसका प्रयोग कब किया जाता था, जैसे धार्मिक आयोजन, जैसे पूर्णिमा का स्नान होता है, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि स्नानागार में जब धार्मिक आयोजन होते थे तब ज़्यादातर स्नान यहाँ पर लोग करने आते थे। तो ये विशाल स्नानागार आपको याद होना चाहिए। एक हमें मिला है अन्नागार। अन्नागार का मतलब अन्न रखने का स्थान। जिस प्रकार से आज हम भी अपने खेत में जो फसल होती है उसका जो धान निकलता है उसको रखने के लिए जो कक्ष बने हुए हैं उन्हें हम अन्नागार कह सकते हैं। तो ये था 45.71 इंटू 15.23 मीटर का एक विशाल अन्नागार हमें मिला है, जो 6-6 की पंक्तियों में कक्षों के रूप में बने हुए थे, जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से मिले हैं। अन्नागार हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला है। और इसकी लंबाई कितनी थी, तो 4.71 इंटू 15.23 मीटर का ये लंबा अन्नागार था। लंबाई इंटू चौड़ाई इतनी थी इसकी, ठीक है। और ये 6-6 पंक्तियों में कक्षों के रूप में बने हुए थे, जिनके अंदर अन्न रखने का कार्य होता था, इसीलिए इसे अन्नागार कहा गया। आगे हमें विशाल जलाशय मिले हैं। क्या मिला है, विशाल जलाशय, या आगे देखते हैं हम स्टेडियम। तो विशाल जलाशय का मतलब है कि वही पानी का स्थान जहां पानी एकत्रित किया जाता था, जिसे हम तालाब कह सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं, एक मिला है हमें स्टेडियम। स्टेडियम के चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए स्टैंड बना हुआ था, जिसके ऊपर लोग बैठकर, यहाँ पर क्या होता था उस समय, राजाओं के समय, या तो धार्मिक आयोजन हम कह सकते हैं, कोई अगर धार्मिक आयोजन बड़ा होना होता था तो वो इन स्टेडियम में होता था, या फिर कोई भी प्रकार का मनोरंजन कार्य इन स्टेडियम में होता था। अब सवाल एक महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेडियम कहाँ से मिला, तो ये स्टेडियम हमें धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। तो विशाल जलाशय के स्रोत या स्टेडियम कहाँ से मिला, धोलावीरा। सवाल सीधे से पूछा जाता है 10वीं की क्लास में कि विशाल स्टेडियम या विशाल जलाशय हमें कहाँ से मिला, कौन से स्थल से मिला, तो यह हमें धोलावीरा से मिला है। आगे हम बात करें लोथल। लोथल में हमें मिला है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसे कहते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह आप सभी जानते हैं, बंदरगाह कह दीजिए, या डॉकयार्ड कह दीजिए, या गोदीबाड़ा कह दीजिए, ये एक ही नाम है सभी के, ठीक है। और ये हमें लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल स्थल कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे, और वहीं पर हमें क्या मिला है, बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जिसे डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि डॉकयार्ड या बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले, गुजरात में। कहाँ पर है लोथल, गुजरात में है। बंदरगाह आप सभी जानते हैं, जहाँ पर जहाज आते और जाते थे, जिसके लिए सामान उतरना और चढ़ाना बंदरगाह से होता था, और इसके अवशेष हमें लोथल से मिले हैं। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने कुछ प्रारंभिक जानकारी एकत्रित की है, और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण है, कई सवाल इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं। स्थल से विस्तार से सवाल पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है, या प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ से खोजे गए, किन्होंने इन स्थलों की खोज की। आगे हम पढ़ें तो इनके स्नानागार, नालियाँ, अनुपात में ईंटों का अनुपात, मतलब जो भी हमने पढ़ा उनमें से कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। आगे की कक्षाओं में भी हम आगे भी ध्यान देंगे, और इसका जो थोड़ा सा बचा है सिंधु घाटी सभ्यता का और आगे, वो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखना है। आपके पास किताबें हैं, उन किताबों के माध्यम से पाठ आपके दिया हुआ है, उनके अंदर आप देख के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।